गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम अर्थमेटिक की पूरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डे बाय डे एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अर्थमेटिक में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो नंबर सिस्टम का है, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी क्लासेस में कि अगर नंबर सिस्टम आपका मजबूत हो जाता है तो आप 30% मैथ को कवर कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। और प्लस अगर किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो 100% नंबर सिस्टम के होते ही हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से 2 फ़ायदे, एक तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरा आपका कैलकुलेशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। अब चूंकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको नंबर पहचानना आना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर को ही डिफाइन कर लेते हैं। संख्या, नंबर्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं, जिनको रियल नंबर्स कहा जाता है। और दूसरा पार्ट है हमारा काल्पनिक संख्याएं, जिनको इमेजिनरी कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर्स। यही 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनको हमको मैथ्स में पढ़ना होता है। मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, हर ब्रांच में या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें मैथ्स का यूज हुआ है तो यही 2 नंबर होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होता है। अब इन दोनों नंबर्स को हम पहचानेंगे क्या, कैसे पहचानें कि रियल है कि इमेजिनरी है, वास्तविक है या काल्पनिक है? तो उसके लिए हमको दोनों की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम इसको पढ़ें और इसको पढ़ के उनको पहचानना सीखें तो हमको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी अलग अलग ब्रांचेज हो जाती हैं आगे चल के। लेकिन अगर हम काल्पनिक संख्या को पढ़ लें तो ये आसान पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक ही पहचान होती है और हम फट से देखकर पहचान जाएंगे कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो अगर संख्याओं के समूह में, ग्रुप में कुछ वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं दी हैं, उसमें से हम काल्पनिक को पहचान के हटा दें तो जो संख्याएं बचेंगी वो वास्तविक हो जाएंगी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कंडीशंस में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक है या कौन सी संख्या काल्पनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हमको पहचानने के लिए केवल क्वेश्चन आ जाता है, और अगर हमको पहचानने का तरीका पता है, ट्रिक पता है, तो हम सीधे देख के क्वेश्चन को टिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि अगर इनको हम हटा देंगे तो बची संख्याएं वास्तविक हो जाएंगी। काल्पनिक संख्या की एक ही पहचान होती है, वर्गमूल के अंदर निगेटिव, द निगेटिव साइन इन द स्क्वायर रूट। सीधे से आप याद रखिए, ये स्क्वायर रूट का साइन हो गया और इसके अंदर कोई भी नंबर डाल दीजिए। सपोज दैट आप 25 डाल देते हैं। सिंस स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है और उसके अंदर संख्या के पहले निगेटिव लग गया, तो इसका मतलब है कि यह संख्या हमारी काल्पनिक हो गई। अब हम देख के पहचान गए फट से कि हाँ
वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक है, इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या हो गई। इसको इतना ही पहचानना है। अब इसका मान निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर यहां पर हम लिख दें √25, तो इसका मान सबको पता है 5 होता है। लेकिन अगर इसका मान निकालना हो और हम 5 लिख दें या -5 लिख दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मान वर्गमूल में निकालने के लिए एक मैथमेटिशियन थे सर आइलर, उन्होंने एक वर्ड दिया स्मॉल आई, जो कि लैटिन वर्ड आयोटा से मिलकर बना हुआ है। उसी का पहला कैरेक्टर होता है और आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी। अब चूंकि दोनों में ही स्मॉल आई होता है, स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होता है आई है, तो उसी को उन्होंने सिंबल बना दिया और आई बना लिया सिंबल एक सॉल्व करने के लिए काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल, जिसका मान उन्होंने दे दिया √ में -1। ये इसका मान हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं √a × √b लिखा हो तो इसको हम √a × √b लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक कर दें। इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √25 × √-1। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आप 25 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 25 × 1 होता है। हर संख्या में 1 का गुणा होता है। तो वैसे ही -25 को हम ले सकते हैं 25 × -1। तो ये हमने ब्रेक कर लिया। अब इसका मान हमको पता होता है कि 5 होता है और इसका मान हमको सर आइलर ने दे ही दिया, आई होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। किसी भी काल्पनिक संख्या का मान निकालना है वर्गमूल में तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सीधे सीधे उस संख्या का वर्गमूल निकालिए न्यूमेरिकली और आगे आई लगा दीजिए, वो उसका आंसर हो गया। तो अब पहचानने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक हो गई कि वर्गमूल के अंदर संख्या अगर ऋणात्मक है या संख्या के बाद आई लगा हुआ है तो वो संख्या काल्पनिक होगी। बाकी जो भी संख्याएं बची वो सभी वास्तविक संख्याएं हो गई। अब इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसी में अर्थमेटिक में पढ़ते हुए एडवांस मैथ आएगी तो अलजबरा का पोर्शन आएगा। उस अलजबरा में हम इसको पढ़ाएंगे आपको कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं, उनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। यहाँ सिर्फ आपका टारगेट एक ही है कि हमको संख्या पहचानना है। तो पहचानने के लिए तरीका हो गया या तो वर्गमूल में माइनस हो या फिर संख्या के बाद स्मॉल आई लगा हो। अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आते हैं अपने वास्तविक संख्याओं पे, क्योंकि इसके बाद जो भी बचा सब वास्तविक हो गया। अब इस वास्तविक संख्या को कई पार्ट में बांटा गया है। जिसमें से हमको एक एक करके पहचानना आना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। पहला होता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल कहा जाता है। तीसरा होता है प्राकृतिक संख्या, और चौथा होता है हमारा पूर्ण संख्या। इसी में अगला होता है दशमलव संख्या, यही 5 संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब इनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो हमको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इवन, ऑड, सम संख्या, विषम संख्या, इंटीजर्स मिलते हैं, पूर्णांक जिनको कहा जाता है। अपूर्णांक मिलेंगे जिनका मान दशमलव में होता है या भिन्न में होता है। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
लेकिन उसके पहले ये 5 प्रकार की संख्याएं हमको आनी चाहिए, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको पूर्ण कहेंगे, किसको प्राकृतिक कहेंगे, अपरिमेय परिमेय किसको कहेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो यहीं पे हो जाता है कि किसको रेशनल कहेंगे, किसको इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय कहेंगे। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, दोनों को, परिमेय और अपरिमेय। जिस प्रकार हम लोगों ने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ने के लिए काल्पनिक संख्या को पहचान लिया, उसको छोड़ के जो भी बचा सब वास्तविक हो गया, हमको ये पता चल गया। तो वही हम यहां पर करते हैं, क्योंकि अगर परिमेय संख्या पढ़ने पे आएंगे तो फिर बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें अपरिमेय संख्या को, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर इसको हमने पहचान लिया तो जो भी बचेगा वो सारा परिमेय हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। वो पॉइंट क्या है, पढ़ते पढ़ते वो भी याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट है वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, द प्राइम नंबर इन द स्क्वायर रूट। कोई भी, जैसे 2 है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है, और ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम लोग 1 को टिक कर देते हैं, जबकि वास्तव में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य और अभाज्य के बीच की कड़ी माना जाता है 1 को, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही 1 के आधार पर दी जाती है। वे संख्याएं जो या तो 1 से कटें या स्वयं से कटें, उन सभी संख्याओं को अभाज्य कहा जाता है। इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कई बार गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और यही इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं आती हैं वो सभी भाज्य हो जाती हैं, किसी ना किसी नंबर से वो कटती हैं। तो अगर कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर रख दी जाए तो जो नई संख्या बनती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। पहला पॉइंट, जैसे √2 लिख दिया, √5 लिख दिया, √19 लिख दिया, ये सभी संख्याएं अभाज्य है और वर्गमूल के अंदर आ गई तो अपरिमेय हो गई। और अगर इन्हीं को बिना वर्गमूल के लिख दिया जाए, 2 लिख दें, 5 लिख दें, 19 लिख दें, तो ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर वर्गमूल में गई तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो पहला हमने पहचान लिया, पहला पॉइंट हमने क्या याद किया कि वर्गमूल के अंदर अगर संख्या अभाज्य है तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। कई बड़ी संख्याएं होती हैं जिनको हमको निकालना होता है कि भाज्य है कि अभाज्य, तो उसका ट्रिक आगे बताएंगे। बट अभी छोटी छोटी नंबर संख्याएं तो आपको पता ही होती हैं कि कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य। क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ी संख्या पूछी भी नहीं जाती, बड़ी छोटी छोटी संख्याओं को पूछेगा कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। तो हम याद रखेंगे वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय होती है। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका कहता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अर्थात अनावर्ती दशमलव संख्याएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे दशमलव संख्याएं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पे। उन क्वेश्चंस को अगर लगाया जाता है तो आधा से 1 पेज चला जाता है और 5 से 10 मिनट टाइम लग जाता है। आपको ट्रिक बताऊंगा, 2-4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हुआ हमारा अनावर्ती दशमलव संख्याएं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। होती क्या है, जैसे कोई भी संख्या सपोज दैट हमने 21.245 6 एंड सो ऑन लगा दिया।
इसका मतलब है इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 2 1 2 4 5 6 2 4 5 6 अभी सो ऑन लगा दिया, या 2 1 2 4 5 6 और ऊपर यहां पर एक लाइन खींच दिया। ये सभी संख्याएं हैं जो दशमलव में हैं। अब इनमें से कुछ टर्मिनेटिंग है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ आवर्ती हैं, कुछ अनावर्ती हैं। अगर यही हम पहचान लिए तो हमारा पता चल जाएगा कि संख्या परिमेय की अपरिमेय। दशमलव के बाद यदि अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंतराल पर होती है तो वे संख्याएं आवर्ती कहलाती हैं, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। और अगर एक निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो सभी संख्याएं अनावर्ती कहलाती हैं, और जितनी अनावर्ती संख्याएं होती हैं दशमलव में वे सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहले संख्या को देखते हैं, 21.2456 डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब है आगे कौन सा अंक होगा यह किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है एक निश्चित इंटरवल के बाद, कुछ संख्याओं के बाद, जबकि इसमें क्या हो रहा है 21.2456 दो बार रिपीट हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर आगे फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 4 5 6, इस तरह ये संख्याएं अप टू इनफिनिट चली जाएंगी। तो यहां पे एक निश्चित अंतराल 6 के बाद फिर से अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये आवर्ती संख्या है। तीसरी संख्या में 2 4 5 6 लिखने के बाद ऊपर लाइन खींच दी गई है। इस लाइन का मतलब ही होता है कि संख्या आवर्ती है, रेकरिंग नंबर है, ये सभी अंक बार बार रिपीट होंगे, तो ये भी आवर्ती संख्या हो गई। और जितनी भी आवर्ती संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय होती हैं, रेशनल होती हैं, लेकिन अनावर्ती संख्या इरेशनल होती है, अपरिमेय। तो ये हमको पहचान मिल गई, ये संख्या अपरिमेय हो गई और ये परिमेय हो गई। तो दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और बार बार डॉट डॉट लगा हुआ है अप टू इनफिनिट, तो वो अनावर्ती संख्या होगी, और जितनी अनावर्ती संख्याएं होती हैं सभी अपरिमेय होती हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। उसका कारण क्या है, जब हम इनिशियल क्लासेस में होते हैं, क्लास 6, जहां से हम लोग को सर्कल पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, अभी तो और लोअर क्लासेस में भी आ गया सिलेबस, जहां से हमको सर्कल पढ़ाया जाता है वहीं पे हमको गलत बता दिया जाता है। क्योंकि सर्कल को पढ़ने के लिए एक पैरामीटर है, बिना उस पैरामीटर के सर्कल कभी आप पढ़ ही नहीं सकते, जिसको हम लोग पाई कहते हैं। बिना इस कैरेक्टर के सर्कल तो आप पढ़ ही नहीं सकते, और इसी को ही हमको गलत बता दिया जाता है। इसका मान हमको बता दिया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। यही आपका जब क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो आप गलती करके चले जाते हैं। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई का मान हमेशा पाई बराबर 3.14 एंड सो ऑन होता है। ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। अभी तक जो इसकी वैल्यू की खोज हुई है 75 डिजिट तक हुई है, आफ्टर डेसिमल 75 डिजिट तक इसको खोजा गया है, और कहीं भी नंबर इसके एक निश्चित इंटरवल पे रिपीट नहीं होते। तो जब रिपीट नहीं होते हैं तो ये अनावर्ती हो गया, और जब ये अनावर्ती हुआ तो ये भी अनावर्ती हो गया। जबकि 22 को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 3.14 5269 इस तरह करते हुए 9 के बाद जस्ट फिर 145269 ऐसे करके रिपीट होने लगती है वैल्यू।
इसका मतलब है दशमलव के कुछ अंकों के बाद इसका मान फिर से लौटने लगता है। तो जब फिर से लौटने लगा वही मान, तो ये आवर्ती होगी। और एक ही व्यक्ति की दो पहचान, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती, ये तो संभव नहीं, क्योंकि एक ही संख्या के दो मान नहीं हो सकते हैं। अगर कोई संख्या हमने 9 लिया है तो उसका मान चाहे जहां पे निकाला जाएगा वो 9 ही रहेगा। ये नहीं है कि एक जगह हमने 9 निकाला है, 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो उसका मान 9.5 हो जाएगा, उसका मान हर जगह 9 ही रहेगा। तो हमको गलत बता दिया जाता है कि पाई का मान ये होता है, ये नहीं होता है। इसका मान, पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। अब चूंकि भारतीय गणना में दशमलव के बाद केवल 2 अंकों को लिया जाता है और दशमलव के बाद दोनों अंकों का जो मान होता है दोनों ही संख्याओं में 1-4 तक ही होता है, इसलिए गणना की सुविधा की दृष्टि से जब रेडियस हमारी त्रिज्या 7, 14, 21, 35 ऐसे नंबर दिए होते हैं जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल होते हैं, पूर्ण विभाज्य होते हैं, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि पाई के स्थान पे आप 22/7 रख सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन आप कभी नहीं ये कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। और अगर आपको इसका मान एग्जैक्ट और पाई की कुछ वैल्यूज आगे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हम वैल्यूज दे देंगे। तो ये हो गया। इसका मतलब है कि जब पाई का मान ये होता नहीं है तो ये तो दो एक संख्या हो गई, लेकिन ये अलग हो गई। अब ये अनावर्ती है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय, और ऑप्शन दे देगा पाई, दूसरा ऑप्शन 22/7, थर्ड ऑप्शन 3.14 सो ऑन, एंड चौथा ऑप्शन दे दिया नॉट। या इसी में परिमेय पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे पाई 22/7 एक ही है, 3.14 ये भी पाई का मान है, इसका मतलब ये तो 3 एक ही हो गए। आप सीधे से इसको लगा के चले आएंगे और आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाई और ये तो एक ही है लेकिन ये नहीं है पाई। पाई का मान लगभग इसके बराबर होता है, इसलिए हम गणना में यूज कर लेते हैं, जबकि हमारा आंसर हो जाएगा ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। अब इसको टिक करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। जैसे ही आपने नॉट किया आपका आंसर गलत हुआ। तो इस तरह आप 3 नंबर याद रखिएगा। पहला क्या कंडीशन याद रखना है, वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या याद रखना है, अनावर्ती दशमलव संख्याएं। और तीसरा क्या याद रखना है कि पाई और उसका मान 3.14 डॉट डॉट, अगर यहां डॉट नहीं लगाया गया तो यह भी परिमेय हो जाएगा। यह अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर डॉट लगा देंगे तब जाके अपरिमेय में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह आपको 3 पॉइंट याद रखेंगे। जब 3 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका अपरिमेय क्लियर हो गया। अब इन 3 के अलावा जो भी बचा वो सारी संख्याएं परिमेय होती हैं, वो चाहे भिन्न में हो चाहे दशमलव में हो, बिना भिन्न के हो, वो सारी परिमेय हो जाएंगी। तो इस तरह 2 क्वेश्चन आपने पहचानना सीखा। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन सीखा परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी खोज किसी ने नहीं किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, वो डेली लाइफ के रूटीन में धीरे धीरे एक दूसरे से इन्वेंट होती गई। और पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या के जस्ट पहले हम 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं 1 से लेकर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे।
एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनकी खोज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं किया, ये डेली लाइफ में धीरे धीरे आते आते इनकी खोज हुई। जबकि पूर्ण संख्या क्या होगी, इसी में अगर हम जीरो लगा दें, 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चले जाएं, तो ये पूर्ण हो गई। अब इन दोनों में अंतर एक ही है कि इसके पहले यहां शून्य नहीं होता और यहां पर शून्य होता है। जब आप योग से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे या एवरेज के क्वेश्चन लगाते हैं तो यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं दोनों में क्वेश्चन कंफ्यूज होकर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, इसका रीजन बताता हूं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पूछ लिया जाए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को औसत में कन्वर्ट कर दिया जाता है, योग के स्थान पे औसत आ जाएगा। तो कई टॉपिक में क्वेश्चन मिलता है। अब यहां पे प्राकृतिक कहा हुआ है, प्राकृतिक का मतलब होता है 1 से लेके अनंत तक। इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे पूर्ण संख्याएं लिखा हुआ है तो हम 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमको पूर्ण संख्या पे आना पड़ेगा। और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। तो हम 0 से लेके 5 संख्याएं लिख लेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 10। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों ऑप्शन दिए होते हैं 15 और 10, और जो गलत होता है वो ज़्यादातर केस में पहले लिखा होता है। हमारी नज़र वहीं पे पड़ती है और उसको हम क्लिक करके चले जाते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरह आपको संख्याएं पहचानना आना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि आगे कुछ फॉर्मेट आएंगे क्वेश्चंस के जिन पर ट्रिक बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। वही 5वीं संख्या बची दशमलव, दशमलव संख्या हमने आपको बता ही दिया, उसका पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो अलग टॉपिक आएगा इसी में, नंबर सिस्टम में। तो ये हो गया हमारा बेस, जिसमें हमने संख्याओं को पहचानना सीखा। अब अगर ये बेस आपका मजबूत हो गया तो आगे का कैलकुलेशन इजी होने वाला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में। अब यहां से नंबर सिस्टम का आपका मेन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इकाई अंक निकालना। दूसरा सीखेंगे दहाई अंक निकालना। अभी 2-3 वर्षों से दहाई का अंक बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा। इसके पहले को जो एग्जाम होते थे उनमें तो इकाई अंक तक ही सीमित रहता था, लेकिन इधर 2-3 वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उन सब में दहाई का भी अंक पूछने लगा है, या ऐसे पूछने लगा है कुछ संख्याएं दे देगा मल्टीप्लाई में, गुणा करेंगे आप तो 0 आएगा, स्टार्टिंग से उधर 0 आते हैं और 0 आने के बाद फिर संख्या स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होने वाली संख्या क्या है उसका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। अगला पॉइंट हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, शेष फल पर आधारित। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शेष फल पर आधारित। इस पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं।
वो अगर फॉर्मेट हमको पता है तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो 2-2 4-4 सेकंड में आंसर आता है, जिसमें से 2 तरीकों का ट्रिक हमने आपको बताया था, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। 3 में से 2 की ट्रिक मैंने बता दिया, फिलहाल अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी में, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि लगने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने केवल 1-2 फॉर्मेट लेके उसकी ट्रिक बताई थी। अब जब यहाँ पढ़ाएंगे तो पूरा फॉर्मेट बताएंगे और उस फॉर्मेट पे या उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। जब आपको किसी टॉपिक पे ये पता चल जाए कि इस टॉपिक पे इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर हाल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस लेवल पे चल के पढ़िए कि हमको ये पता रहे यहां तक कि हाँ ये टॉपिक आया, अच्छा इस टॉपिक पे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब हमने वो सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन छूटेगा कैसे। तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है, इसी में और ढेर सारे टॉपिक रहेंगे। उसके लिए आप लोगों को अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इस क्लास को आज यहीं सस्पेंड करते हैं। आगे की क्लासेस में हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और भी टॉपिक्स होंगे वो भी हम रिलेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम इस बैच को इस हिसाब से लेके चलेंगे कि इधर जो भी एग्जाम हमारा लगेगा वहां तक चल के हम कवर कर ले पूरा कंप्लीट कोर्स। उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।